बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान, सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही मेरे साथ रिसर्च से मेरे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुशल से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, वरुण बताएंगे ईवी पर टू व्हीलर कंपनियों का फोकस और किस वजह से पेपर शेयरों में आई है तेजी। देवांशी से समझेंगे माइक्रो फाइनेंस शेयरों में आज क्यों दिया जोरदार एक्शन। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो ग्लोबल कमजोर संकेतों के चलते बाजार में आज 5 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा। निफ्टी 208 अंक टूटकर 16,663 स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 709 अंक गिरकर 55,776 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 289 अंक गिरकर 35,000 के पार बंद होने में यह कामयाब रहा। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,250 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो बिकवाली जारी है एफआईआईज की ओर से, लेकिन डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 98 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब बारी है मार्केट का पूरा एक्शन जाने की। तो बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी कुशल मौजूद हैं। बताइए कुशल, आज बाजार में खबरों के चलते किन सेक्टर्स में दिखा एक्शन? जी, तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से जिस तरह की यहाँ पर गिरावट आती हुई नजर आई, वो कहीं ना कहीं आखिरी 1-1.5 घंटे में जाके थमती हुई दिखी और थोड़ी सी रिकवरी वहाँ पर आती हुई नजर आई। इनफैक्ट निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में मेटल पैक से सबसे ज़्यादा हिंडाल्को में गिरावट थी, करीब 5-6% का डीप कट यहाँ पर आता हुआ दिखा। फॉलोड बाई अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस स्पेस से, खासकर जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं ओएनजीसी, यहाँ पर सबसे बड़ा दबाव आता हुआ नजर आया। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट इक्वल गिरावट रही। वहीं चढ़ने वाले शेयरों में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सुबह से ही तेजी में रहा और 4 से 5% के गेंस यहां पर आए। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा, सिप्ला जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। टॉप गेनर्स में आपको सुप्रीम पेट्रो और साथ ही लिंडे इंडिया सुबह से ही शानदार तेजी दिखाता हुआ नजर आया और 10 से 12% की तेजी यहां पर थी। मिंडा कॉर्प और साथ ही पॉलीप्लेक्स भी जो है काफ़ी बेहतरीन आज के सत्र में गिरावट के बाजार में भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। गिरावट का रुझान बलरामपुर चीनी 8-9% की गिरावट थी। एनएमडीसी आइनॉक्स लेजर पर भी आज के सत्र में दबाव बना। मेटल स्पेस से फ्रंटलाइन जो मेटल काउंटर्स है वहां पर तो दबाव था ही, फॉलोड बाय जिंदाल स्टेनलेस, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव बनता हुआ दिखा। ऑयल एंड गैस स्पेस से जितने भी कंज्यूमर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जिसमें एमजीएल, आईजीएल जैसे स्टॉक्स हैं, वहां से 3 से 4% का कट हमें आता हुआ नजर आया और आईटी स्पेस भी पीछे नहीं था, खासकर मिड कैप आईटी काउंटर्स पर दबाव रहा। इनफैक्ट ऑटो स्पेस यहाँ पर तेजी सुबह से ही बनी हुई थी, पर जैसे कि बाजार में गिरावट रही वहां से भी ये ऊपरी स्तरों से अपने गेंस थोड़े से गवाते हुए नजर आए। हालांकि हरे निशान में बंद होने में ये भी सफल होते हुए दिखे बाजार के अंत तक। अशोक लेलैंड टॉप गेनर वहां पर निकल कर आया और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो जमुना ऑटो पर अविनाश जी की राय सार्थक साबित होती हुई दिखी। साथ ही पॉलीप्लेक्स पर हिमांशु जी का कॉल भी कारगर साबित होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार की जो ब्रेड थी वो वीकनेस की तरफ ही थी। अब देखना होगा कि जो मिड वीक सेशन है कल के सत्र में वो किस तरह से पैन आउट होता हुआ नजर आता है। और अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ जैसे कि हमने आपको बताया कि सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब मौजूद हैं। उनसे ट्रेडिंग के मौके जानेंगे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म की भी उनकी पिक लेंगे। लेकिन पहले सर, एक तो आपका बाजार पर क्या नजरिया है सर सबसे पहले, और फिर साथ ही साथ इंट्राडे भी बता दें सर कल के लिए। बिल्कुल दीपक, देखिए आज जब हमारे बाजार खुलने के बाद एक अच्छी खासी तेजी हुई बाजार में। निफ्टी 101 पॉइंट ऊपर भी गया, पर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही बाजार में गिरावट शुरू हुई और हम दोपहर में एक समय पे निफ्टी पे 300 पॉइंट तक नीचे जा चुके थे। फिर वहां से फैग एंड में थोड़ी रिकवरी होके 200 पॉइंट के आसपास हम नीचे बंद हुए। बट उस समय इंटरनेशनल क्यूज काफी नेगेटिव हो चुके थे, लग रहा था इंटरनेशनली बाजार खराब रहेंगे। बट अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है बाजार में वापस से तेजी का माहौल बन रहा है। एसजीएक्स निफ्टी भी करीबन 2 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है। मुझे लगता है आज के जो यूएस के सेशन है उस पर नजर रखनी चाहिए। बाकी यूएस में आज फेड की मीटिंग है जिसका आउटकम कल आएगा, तो वहां पे जो रेट हाइक की बातें हो रही है, अगर
25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होती है तो मोर और लेस वो बाजार में डिस्काउंटेड है, और अगर 50 बेसिस पॉइंट भी होती है तो मुझे लगता है एक नीजर रिएक्शन आ सकता है, बट आई वुड कंसीडर दैट टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाकी कल के लिए जो मेरी इंट्राडे पिक रहेगी वो स्टॉक रहेगा, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो कि आजकल पीसीबीएल के नाम से ट्रेड होता है। ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है। कंपनी ने हाल ही में ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों एक्सपेंशन के जरिए अपनी क्षमता को विस्तार किया है, उसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने क्यूआईपी के जरिए 400 करोड़ रुपए जुटाए और वो क्यूआईपी हुआ था 244 के प्राइस पे। आज ये स्टॉक 199-200 के लेवल पे ट्रेड करता है। सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, 7 रुपए का पिछले साल डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड यील्ड भी 3.5% की है। मुझे लगता है ये स्टॉक आज पॉजिटिव था, कल ये अच्छा कर सकता है, तो कल के लिए मेरा इसमें टारगेट रहेगा 210 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 195 रुपए। ऑलराइट सर, तो ये है इंट्राडे पिक विकास सेठी सर की। सर साथ साथ में आप पोजिशनल पिक भी बता दीजिए अपनी फेवरेट सर। बिल्कुल दीपक, जो मेरी कल के लिए या कल जो खरीदारी करने की सलाह पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्टॉक है HIL, जो हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। स्टॉक का आज बंद हुआ स्टॉक 3887 के लेवल पे। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि रूफिंग सॉल्यूशंस की एक लीडर है। चारमीनार नाम का इनका ब्रांड है जो कि काफी पॉपुलर है। काफी एग्रेसिवली कंपनी ने अपने रिटेल आउटलेट्स का एक्सपेंशन किया है। फिर इसके अलावा बिल्डिंग सॉल्यूशंस में कंपनी काफी सीरियसली प्रेजेंट है, और जिस तरह से हमने रियल एस्टेट की डिमांड देखी है या हाउसिंग पे फोकस देखा है, मुझे लगता है इस तरह की कंपनियां आने वाले दिनों में भी अच्छा करेगी। और अभी जो अपने हाइट से अच्छा खासा गिरावट होके ये स्टॉक अभी इन लेवल्स पे मिलता है, इसका जो ईयरली हाई है वो अराउंड 6700 के आसपास का है, और अभी ये स्टॉक 4000 के आसपास ट्रेड करता है। मुझे लगता है फंडामेंटली एक बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, करंट लेवल्स पे इस पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 4250 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 3750 रुपए। ऑलराइट सर, आगे भी आएंगे आपके पास। फिलहाल कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। टू व्हीलर कंपनियों का इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर क्या है प्लान, इस पर गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है इस रिपोर्ट में, मेरे सहयोगी वरुण दुबे विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, टू व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्पेस में आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी कैपेसिटी एडिशन होने वाली है, और ये कहना है गोल्डमैन का। दरअसल गोल्डमैन की एक रिपोर्ट है और इनका कहना है कि अगले 1.5 से 2 साल में टू व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में अगर आप देखेंगे तो क्षमता में करीब 9 से 10 गुना के आसपास की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल ये क्षमता करीब 6 से 7 लाख यूनिट के आसपास की है, और अगले 1.5 से 2 साल में ये बढ़ के करीब 60 लाख यूनिट के आसपास पहुंच सकती है। काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि क्षमता का विस्तार करने वाली है। जो एडिशन करने वाले हैं उसमें सबसे आगे तो ओला इलेक्ट्रिक है, जो कि अपनी क्षमता में करीब 2 मिलियन के आसपास का एडिशन करेगी। इसके अलावा एथर एनर्जी, हीरो इलेक्ट्रिक, बजाज को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी अच्छे खासे क्षमता का विस्तार हो सकता है, जिसके कारण ओवरऑल कैपेसिटी जो है टू व्हीलर स्पेस में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में वो बढ़ने वाली है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जितने टू व्हीलर्स बिकते हैं उसमें करीब 2025 तक 17% के आसपास स्कूटर्स हो सकते हैं, ये गोल्डमैन का कहना है। वहीं अगर आप कंपनी स्पेसिफिक बात करेंगे तो एथर एनर्जी का कहना है कि अगले 4 साल में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूटर्स जो है वो ईवी रहने वाले हैं। वही ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि 2025 तक अगर आप देखेंगे तो जितने भी टू व्हीलर्स है उसमें से ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रिक के ही होंगे, यानी कि पेट्रोल के जो टू व्हीलर्स है वो काफ़ी हद तक मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर स्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्पेस में बड़ी क्षमता जो है वो आने वाले समय में आने वाली है। इसके लिए इन कंपनीज पे तो आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी कंपनियां काम करती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी बनाने वाली कंपनी, चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनी, इन सब पे भी आपको नज़र रखनी है, क्योंकि आने वाले समय में इनके लिए बड़े मौके बनते हुए साफ नज़र आ रहे हैं, ये गोल्डमैन का कहना है। ऑलराइट, और कमजोर बाजार में भी पेपर शेयरों में एक्शन देखने को मिला है। जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर में 1.5 से 6% तक का उछाल दिखा। आखिर क्या हो रहा है इस सेक्टर में, बताने के लिए मेरे साथ वरुण बने हुए हैं। ओवर टू यू वरुण। देखिए, दरअसल पिछले कुछ दिनों में पेपर कंपनियां जो है उनके स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा उछाल आया, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है पेपर के बढ़ते हुए दाम। दरअसल सेंट्रल की एक रिपोर्ट है और इन्होंने साफ हाईलाइट किया है चैनल चेक करके कि पेपर के दाम जो है उनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और आने वाले दिनों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि पिछले 2 महीनों में पेपर के जो दाम है उसमें करीब 12 से 14% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और हो सकता है कि मार्च का अंत या फिर अप्रैल में करीब 6 से 7% के आसपास की और बढ़ोतरी होने वाली है। और इसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो बढ़ता रॉ मटेरियल कॉस्ट,
और इसमें भी खासकर वेस्ट पेपर के दाम अगर आप देखेंगे तो उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आपको याद होगा ईयू ने वेस्ट पेपर पे कहीं ना कहीं बैन लगाया था और साथ ही साथ चाइना से डिमांड बढ़ रही थी, उसके कारण वेस्ट पेपर के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी हुई और इसके कारण जो ग्रेड बी और सी मिल्स है जो कि वेस्ट पेपर को यूज़ करती है एज अ रॉ मटेरियल रिसाइकल पेपर बनाने के लिए, उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए। और उन्होंने अपने दाम बढ़ाए तो ग्रेड ए मिल्स जो है जो कि पल्प का इस्तेमाल करती है पेपर बनाने के लिए, उन्होंने भी अपने दाम बढ़ा दिए और इसके लिए कहीं ना कहीं पेपर इंडस्ट्री में ओवरऑल दाम जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। रिसाइकल पेपर के दाम देखिए कोविड के लेवल के पहले के पहुंच चुके हैं। राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर के दाम में पिछले एक साल में 70 से 90% के आसपास की बढ़ोतरी है। कोटेड पेपर के दाम में करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट इनका तो कहना है कि वेस्ट कोस्ट जैसी कंपनी जो है वो अप्रैल के महीने में या फिर मार्च एंड तक करीब 3 से 4 रुपये के आसपास दाम जो है और भी बढ़ा सकती है। दूसरा एक और कारण है और वो है बढ़ती हुई मांग। जिस हिसाब से स्कूल कॉलेजेस ऑफिसर अब शुरू हो रहे हैं उसके कारण पेपर की जो मांग है उसमें अचानक बढ़ोतरी हुई है और इसके लिए भी कहीं ना कहीं पेपर कंपनियां जो है अपने दामों को बढ़ाती जा रही है। तो पेपर कंपनियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेपर कंपनियां दाम बढ़ाते जा रही है और उसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में भी देखने मिल रहा है जहाँ पे लगातार तेजी देखी जा रही है। ऑल राइट, और माइक्रो फाइनेंस शेयरों में आज जोरदार एक्शन दिखा। सेक्टर के लिए आखिर क्या पॉजिटिव खबर है, बता रही हैं मेरी सहयोगी देवांशी। जी बिल्कुल, आज कई सारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाली कंपनीज फोकस में थी। दरअसल कल आरबीआई की तरफ से जो नए नियम आते हुए दिखे जो कि 1 अप्रैल से लागू होते हुए दिखेंगे वो काफ़ी आसान हो चुके हैं और इससे सारी कंपनीज को काफ़ी फायदा होने की बात हो जा रही है। सबसे पहले आप देखिए क्या नियम में बदलाव होते हुए दिखे हैं। सबसे पहले तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए जो ओवरऑल कैप था यानी कि 1.25 लाख रूरल में और अर्बन में 2 लाख की जो इनकम है उसी को MFI माना जाता था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया है। हाउस होल्ड इनकम जब तक 3 लाख है तब तक MFI में माना जाएगा और इससे इनका जो पेनिट्रेशन है सारी कंपनीज का वो बढ़ जाएगा। नए ग्राहक इसमें जुड़ते हुए दिखेंगे। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव MFI के लिए आता हुआ दिखा। दूसरी बात, स्प्रेड पर 10% तक की कैप थी, अब उसको हटा दिया है। सारी कंपनीज अपने हिसाब से जो मार्जिन हैं वो चार्ज कर पाएंगे। एक ट्रांसपेरेंसी होगा और ये बोरोवर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात ये भी है कि जो रिस्क है वो मिटिगेट होता हुआ दिखेगा क्योंकि डेट टू इनकम रेशियो आ गया है। 50% ऑफ इनकम जो है वो बोरोवर यहाँ से बोरो कर सकता है और ये काफ़ी पॉजिटिव है। जो रिस्क होता है NPAs होते हैं उनके लिए। चौथी बड़ी बात ये भी है कि पहले ये रूल था कि केवल 2 MFI से आप बोरो कर सकते थे, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है क्योंकि रिस्क अब मिटिगेट हो रहा है। तो कितनी भी सारी जो कंपनीज हैं उनसे आप लोन ले सकते हो और इसके चलते जो बाकी कंपनीज हैं उनको भी फ़ायदा मिलने की बात है। और आखिर में आप देखिए जो ओवरऑल जो AUM होता है उसमें सबसे बड़ा पोर्शन 85% जो पोर्शन है वो आपका MFI होना काफ़ी ज़रूरी था, अब उसको कम कर दिया है, 75% कर दिया। यानी कि बाकी का जो 25% है वो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं व्हीकल लोन्स और गोल्ड लोन्स एक्सेट्रा में और इसके चलते डाइवर्सिफिकेशन का भी फ़ायदा कंपनीज को मिलेगा। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो आप देखिए NBFCs वाली जो MFI हैं यानी कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है, सेटन क्रेडिट केयर है, स्पंदना स्फूर्ति है, ये सारी कंपनीज हैं। लेकिन बैंक की साइड देखें तो बंधन बैंक इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बताया जा रहा है क्योंकि ओवरऑल रूरल साइड पे इसका बड़ा पोर्टफोलियो है। आज कई सारे जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे। अब देखिए जेफरीज ने बंधन बैंक पर खरीदारी की राय दी है, 380 का टारगेट दिया है। बंधन बैंक पर CLA से भी पॉजिटिव है और 320 तक के टारगेट्स दिए हैं अपग्रेड करके। तो इन ऑल बंधन बैंक, स्पंदना स्फूर्ति, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव है। ऑलराइट, पेटीएम ने डेटा लीक की खबर को बेबुनियाद करार दिया है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से खास बातचीत में कंपनी के MD एंड CEO विजय शेखर शर्मा ने बताया कि कंपनी पूरी तरह से रेगुलेटरी नियमों के तहत काम कर रही है। ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट की थी कि चीन की कंपनियों को डेटा लीक करने को लेकर RBI ने कोई आदेश दिए या भारत सरकार की तरफ से कोई आदेश है या इस पर भारत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी गलत है, इसमें कोई फैक्ट्स नहीं, कोई तथ्य नहीं है? बिल्कुल, हमें जो लेटर आया है RBI की तरफ से उसमें किसी भी डेटा एक्सेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेंशन नहीं किया। इसमें जो बात कही जा रही है वो भारत सरकार की तरफ से कही जा रही है। भारत सरकार मतलब RBI के बियॉन्ड भी है, तो न सिर्फ RBI, क्या RBI के अलावा और कहीं से भी डेटा लीक को लेकर किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन, कोई पूछताछ पेटीएम से हुई है? नहीं सर, हम एक इंडियन कंपनी है, हम इंडियन मैनेजमेंट द्वारा चलती हुई और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है पेटीएम, और पेटीएम बैंक तो कंप्लीटली मेजॉरिटी ओन्ड बाय इंडियंस एंड इंडिपेंडेंट अंडर
आरबीआई की एक्स्ट्रा गाइडलाइन, जिसमें कि आरबीआई के एक्स्ट्रा रेगुलर ऑडिट होते हैं, जैसे कि आपने जिस ऑडिट की बात कर रहे हैं उसके अंदर ये कभी क्वेश्चन ही नहीं आया, यानी कि ये कभी पॉइंट भी नहीं आया कि हम अपने शेयर होल्डर, जो कि हमारे शेयर होल्डरों में जैसे कि आप जानते हैं कि हाँ चाइना में शेयर होल्डर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि हम उन्होंने हमारे डेटा निकाल लिया। कोई भी हमारे किसी भी शेयर होल्डर ने कभी हमसे कोई डेटा, कस्टमर का डेटा, कभी भी किसी भी प्रकार का डेटा नहीं मांगा, पास्ट में नहीं मांगा कभी भी, और ना ही ये हमारी ऑब्लिगेशन है। और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शंस की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे ये बताने का। और आज ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन दापड़िया। चंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, कल ऑप्शन के जरिए कहां मौके बन रहे हैं? बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, बाजार में काफी अच्छा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले दिनों की गिरावट, 5 दिनों की तेजी के बाद आज ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, बट निफ्टी 16,666 के अहम सपोर्ट और अहम लेवल के आसपास बंद हुआ। तो ऐसा लग रहा है थोड़ी रोलर कोस्टर राइड बाजार में रहेगी आने वाले कुछ दिनों में, बट सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। तो हमने 2 ट्रेड लिए हैं, एक पॉजिटिव साइड में और दूसरा नेगेटिव साइड में। तो पहला ट्रेड रहेगा मारुति। आप देखोगे मारुति ने कहीं ना कहीं डेली और वीकली चार्ट पे बॉटम बनाए, मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ है। स्टॉक में पुट राइटिंग हो रही है, मैकेनिकल इंडिकेटर्स में बाय सिग्नल बन रहा है। यहाँ पे लगभग 7,700 से लेके 7,800 के अपसाइड बनने चाहिए। तो 7,500 की मारुति की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 210, 212 के आसपास ये क्लोजिंग हुई है। 160 का स्टॉप लॉस लगी है और ये 7500 की कॉल ऊपर में लगभग 300 से 310 के टारगेट को छू सकती है। दूसरा ट्रेड रहेगा हिंडाल्को में। आप देखोगे पिछले 2 दिनों से मेटल में वीकनेस है। इवन देखिए बाजार में रिकवरी हुई थी 2 दिनों में, बट फिर भी मेटल नहीं चले और अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कॉल राइटिंग है और बाजार के वीकनेस और ग्लोबल मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से मेटल काउंटर थोड़े से फिसलते हुए नजर आएंगे। तो हिंडाल्को यहाँ पे वीक लग रहा है, नीचे में 545, 542 तक के लेवल छू सकता है। इसके लिए 560 की पुट लेने की सलाह रहेगी। 17 रुपए के आसपास इस पुट ने अंतिम कामकाज किया था। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि 26 से 27 रुपए तक के टारगेट इस हिंडाल्को की 560 की पुट में बनने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी आपका इस बहुमूल्य राय के लिए। और इस वक्त हमारे साथ सेठी सर भी जुड़े हुए हैं। सेठी सर, लॉन्ग टर्म पिक हमारे दर्शकों के लिए दे दीजिए। बिल्कुल दीपक, जो आज मेरी लॉन्ग टर्म पिक है वो एक शुगर स्टॉक है। स्टॉक का नाम है EID पैरी। ये साउथ इंडिया बेस्ड एक शुगर कंपनी है जो कि मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी, और हम देख रहे हैं कि शुगर एज अ सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है और ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी लग रही है। जिस तरह से शुगर के प्राइसेस फर्म अप हुए हैं, प्लस एथेनॉल की जो स्टोरी है वो काफी सालों तक अब चलने वाली है। और इस स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज ये कंपनी अपनी ग्रुप कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल में अराउंड 56% स्टेक ओन करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू आ रही है 12,500 करोड़, जबकि इस कंपनी की खुद की मार्केट वैल्यू है सिर्फ 7,500 करोड़ की आज की प्राइस के हिसाब से, 421 के हिसाब से। तो एक डीप वैल्यू है स्टॉक में और बाकी शुगर सेक्टर अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। एक जीरो डेट कंपनी है, मतलब ऑलमोस्ट 0.13 का डेट इक्विटी रेशियो है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। मुझे लगता है करंट लेवल पे इसको खरीदना चाहिए। 9 से 12 महीने में मेरा इसमें टारगेट है 550 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस महत्वपूर्ण राय के लिए हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।